Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of real analysis. In last video, we have understood basic things which are going to be used in the proof of बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम को पढ़ने के लिए जो बेसिक्स या जो पूर्व ज्ञान चाहिए उसको समझा था और अब हम इस वीडियो में बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम का प्रूफ ले रहे हैं। तो इसको समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। YouTube पर इस वीडियो का नाम 14B होगा और इससे जो जस्ट पहले वाला वीडियो है 14A, वो पहले पढ़ना ज़रूरी होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि इस थ्योरम के बेसिक्स इससे पिछले वाले वीडियो 14A में ही डिस्कस किए गए हैं। तो अब हम इस पर आते हैं। बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम या BW थ्योरम भी बोल देते हैं इसको, फॉर सेट्स, समुच्चयों के लिए। फॉर सेट्स इसलिए कह रहे हैं कि आगे हम इसी नाम से 2-3 थ्योरम्स और प्रूव करेंगे। एक होती है बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम फॉर सीक्वेंस, अनुक्रम के लिए बाल्ज़ानो-वास्टास प्रमेय। एक होती है बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम फॉर सब सीक्वेंस, यानी उपानुक्रम के लिए। और एक बाल्ज़ानो प्रमेय होती है जिसको कि हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, सातत्य जो पढ़ेंगे फलन का, उसमें बाल्ज़ानो प्रमेय होती है। तो ये मिलते जुलते नाम की कई थ्योरम्स हैं, इसलिए इस थ्योरम को हम कहेंगे बाल्ज़ानो-वास्टास थ्योरम फॉर सेट्स, समुच्चयों के लिए बाल्ज़ानो-वास्टास प्रमेय। इसका स्टेटमेंट ये है, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है और लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका प्रूफ लें तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हमने ये एस सेट ले लिया। माना एस विच इज़ ए सबसेट ऑफ आर, हर कोई सेट यहाँ पर आर का ही सबसेट होता है, कोई अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है। एस भी एनी इनफाइनाइटली बाउंडेड सेट। तो एस में दो विशेषताएं हैं, एक तो ये अपरिमित है यानी इसमें अवयवों की संख्या अनंत है, और दूसरा ये परिबद्ध है। अब हम सिद्ध करेंगे कि इसका कोई ना कोई सीमा बिंदु है एस का, क्योंकि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसके परिबद्ध होने का उपयोग करें। क्योंकि एस परिबद्ध है तो इसके कोई लोअर बाउंड अपर बाउंड विद्यमान होंगे, यानी दो रियल नंबर k1 और k2 ऐसे विद्यमान होंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू k1 एंड लेस देन और इक्वल टू k2, यानी एस के सभी अवयव k1 और k2 के मध्य में ही कहीं होंगे। और इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एस है वो k1 से k2 तक का जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसका सबसेट हो जाएगा। जैसे ये रियल लाइन पर यहाँ मान लो k1 है और यहाँ k2 है, तो k1 से k2 तक का ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, s के सभी अवयव उसके अंदर ही कहीं होंगे। तो दिमाग में ये भी बैठाएं कि s इस समय कहाँ पर है। s जो समुच्चय हमने लिया है उसके एलिमेंट्स यहीं कहीं पर हैं, k1 से बड़े या बराबर हैं सारे और k2 से छोटे या बराबर हैं सभी अवयव। तो s बाउंडेड है, उसका ये उपयोग है, और हमने k1 k2 s के लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स मान लिए। ये s समुच्चय है। अब इसका सीमा बिंदु है, ये सिद्ध करने के लिए एक और समुच्चय t हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो समुच्चय टी निम्न प्रकार परिभाषित किया। टी की परिभाषा हम क्या देंगे, y बिलोंग्स टू आर सच दैट
y s के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है। यानी t में कौन से अवयव होंगे? वो रियल नंबर जो समुच्चय s के अनंत अवयवों से बड़े नहीं हैं। अनंत अवयवों से बड़े नहीं है का मतलब वो s के या तो कुछ सीमित संख्या में कुछ अवयवों से बड़े हो सकते हैं या फिर एक से भी बड़े ना हो। तो जो s के अनंत अवयवों से बड़ा होगा वो रियल नंबर t का नहीं होगा, t का अवयव नहीं होगा। t के अवयव वो होंगे जो अनंत अवयवों से बड़े नहीं। ये हमने समुच्चय t डिफाइन कर दिया। एक बार फिर समुच्चय t को दिमाग में बैठा लें कि समुच्चय t में कौन से अवयव होंगे। ऐसा क्योंकि s में अनंत अवयव हैं और s के अनंत अवयवों में से कोई भी वास्तविक संख्या अगर s के हर वास्तविक संख्या के लिए यह देखा जाएगा कि वो s के कितने अवयवों से बड़ा है। पता चलता है कि वो वास्तविक संख्या s के अनंत अवयवों से बड़ा है तो वो वास्तविक संख्या t का एलिमेंट नहीं होगी। पता चलता है कि कोई रियल नंबर s के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है, कुछ सीमित अवयवों से ही बड़ा है या एक भी अवयव से बड़ा नहीं है, तो वो वास्तविक संख्या t का अवयव होगी। यानी जो अनंत अवयवों से बड़ा है वो t का अवयव नहीं होगा और जो s के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है वो t का अवयव होगा। तो ये एक समुच्चय हमने t डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेप्स में हम ये प्रूव करेंगे कि t इज़ नॉन एम्प्टी एंड t इज़ बाउंडेड। तब हम ये कह पाएंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से कि t का सुप्रीमम विद्यमान होगा और जो t का सुप्रीमम आएगा उसी पॉइंट को हम सिद्ध करेंगे कि वो s का लिमिट पॉइंट है। तो पहले हमने ये t डिफाइन किया। अब नेक्स्ट स्टेप्स में यहाँ तक हम प्रूव कर रहे हैं कि t नॉन एम्प्टी है, अरिक्त है, यानी t में कम से कम एक एलिमेंट मौजूद है। तो कैसे किया है? k1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। जैसा कि हम देख रहे हैं कि k1 लोअर बाउंड है s का, तो s के सभी अवयव क्या हैं? k1 से बड़े या बराबर। तो k1 s के कितने अवयवों से बड़ा है? k1 s के एक भी अवयव से बड़ा नहीं है, सबसे छोटा या बराबर है। तो k1 s के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है। इसका मतलब k1 t का एलिमेंट है। क्यों? जब वो अनंत अवयवों से बड़ा होता तो t का एलिमेंट नहीं होता। जो अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है वो t का एलिमेंट होता है। तो k1 s के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है, सभी से छोटा या बराबर है, इसलिए k1 t का एलिमेंट होगा, जैसे कि t की डेफिनेशन है। और क्योंकि k1 t का एलिमेंट है इसलिए t इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये तो प्रूव हो गया कि जो t समुच्चय हमने डिफाइन किया है वो नॉन एम्प्टी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में हम प्रूव करेंगे कि ये जो t है वो बाउंडेड सेट है। तो इसके लिए बाउंडेड की बजाय ओनली अपर बाउंडेड सिद्ध करना ही काफ़ी होगा। तो हम केवल t को अपर बाउंडेड सिद्ध करेंगे। इसको कैसे किया है? कोई एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर ले लें, आर्बिट्रेरी कोई भी पॉजिटिव नंबर डेल्टा ले लें। तो हम कह सकते हैं कि s के सभी, यहाँ पर x व्यक्त कर रहा है s के सारे एलिमेंट्स को, s के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर k2 है, क्योंकि k2 s का अपर बाउंड है, और k2 से बड़ा होगा k2 प्लस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है। इससे क्या पता लगा कि k2 खुद और k2 से बड़ी कोई भी संख्या k2 प्लस डेल्टा s के सभी अवयवों से बड़े या बराबर हैं। यानी k2 तथा k2 से बड़ी कोई भी संख्या k2 प्लस डेल्टा s के अनंत अवयवों से बड़े हैं। सभी अवयवों से बड़े हैं का मतलब अनंत अवयवों से बड़े हैं, क्योंकि s में अनंत अवयव हैं, और जो अनंत अवयवों से बड़े होते हैं वो t के अवयव नहीं होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि k2 और k2 से बड़ी हर संख्या t का अवयव नहीं है। k2 doesn't belong to t and k2 plus delta doesn't belong to t, where k2 plus delta here denote every element greater than k2। तो क्या प्रूव हुआ कि k2 खुद और k2 से बड़ी हर संख्या t का अवयव नहीं है, क्योंकि वो s के
अनंत अवयवों से बड़े हैं, और जो एस के अनंत अवयव से बड़े होते हैं वो टी के एलिमेंट्स नहीं होते। रियल लाइन पर इस बात को देखें तो जैसे कि हमने देखा था कि टी के सभी अवयव पहले एस के सभी अवयव K1 और K2 के बीच में हैं। K2 के बाद एस का कोई एलिमेंट नहीं है और K1 से पहले एस का कोई एलिमेंट नहीं है। अब ये जो हमने टी समुच्चय डिफाइन किया है, इसके बारे में ये प्रूव हुआ कि ये K2 खुद एस के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर है, यानी अनंत अवयवों से बड़ा है, अतः ये टी का एलिमेंट नहीं होगा। और K2 से बड़ी कोई भी संख्या K2 प्लस डेल्टा ये भी एस के अनंत अवयवों से बड़ी होने के कारण टी का अवयव नहीं होगी। तो K2 खुद और K2 से बड़ा कोई भी नंबर टी का अवयव नहीं है। तो फिर टी के अवयव कहाँ पर हैं? K2 और K2 से बड़ा कोई भी जब टी का अवयव नहीं है तो स्पष्ट है कि टी के सभी अवयव K2 से छोटे होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, टी के सभी अवयव K2 से छोटे होंगे। इस बात को यहाँ लिखें, तो K2 टी का अवयव नहीं है और K2 से बड़ा कोई भी अवयव टी का अवयव नहीं है। इसका मतलब टी के सभी अवयव K2 से छोटे होंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ टी दैट इज y बिलोंग्स इज लेस देन K2। और इससे सिद्ध हो गया कि K2 जो समुच्चय टी है उसका अपर बाउंड है, K2 टी का अपर बाउंड है। ये प्रूव हो गया। तो अब टी के बारे में क्या क्या सिद्ध हुआ, अर्थात टी पूर्ण क्रमित क्षेत्र R का अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय है। टी जो डिफाइन किया था उसमें रियल नंबर्स लिए थे हमने, तो वो R का सबसेट तो है ही, कुछ रियल नंबर्स का सेट है। और अरिक्त प्रूव कर दिया था हमने टी को, और अब प्रूव हो गया कि टी अपर बाउंडेड भी है। तो टी पूर्ण क्रमित क्षेत्र R का अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय है। तो फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या पूर्णता गुणधर्म का रोल आता है। पूर्णता गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि टी का सुप्रीमम विद्यमान होगा, क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही है कि एवरी नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट हैज़ ए सुप्रीमम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टी का उच्चक R में विद्यमान होगा। तो जब विद्यमान होगा तो उस उच्चक को कोई नाम दे दें। हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, माना टी का ये उच्चक अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा टी का उच्चक है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। एक बार यहाँ तक की बात मैं रिपीट कर दूँ, हमारे पास एक इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट था S, और हमें प्रूव करना था कि S का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होगा। तो हमने इनफाइनाइटली बाउंडेड सेट S लिया, फिर उसका सीमा बिंदु बताने के लिए एक नया सेट T डिफाइन किया, फिर T को नॉन एम्प्टी प्रूव किया और T को अपर बाउंडेड प्रूव किया। जब नॉन एम्प्टी और अपर बाउंडेड हो गया तो T का कोई ना कोई सुप्रीमम होगा, और वो सुप्रीमम है अल्फ़ा। तो उसको नाम दे दिया अल्फ़ा। अब जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं आगे वो ये है कि ये जो अल्फ़ा है जो कि टी का सुप्रीमम है वही एस का लिमिट पॉइंट है। इस अल्फ़ा को एस का लिमिट पॉइंट प्रूव करने जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया है, हम सिद्ध करेंगे कि अल्फ़ा एस का सीमा बिंदु है, और इसके लिए हमें वही प्रूव करना पड़ेगा जो सीमा बिंदु की परिभाषा होती है कि अल्फ़ा के किसी भी प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव विद्यमान हैं। ये प्रूव करना होगा, और इसके लिए हमने एक स्विच एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ले लिया प्रतिवेश बनाने के लिए। प्रतिवेश की त्रिज्या लेंगे हम एप्सिलॉन, तो इस अल्फ़ा का प्रतिवेश बन जाएगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। ये अल्फ़ा का स्वेच्छ प्रतिवेश है। अब हम प्रूव करेंगे कि इस अल्फ़ा के स्वेच्छ प्रतिवेश में एस जो समुच्चय है उसके अनंत अवयव मौजूद हैं। और ये कैसे प्रूव होगा उसका प्रूफ देखें।
पहले हम ये कहें कि अल्फ़ा टी का उच्चक है, जैसा कि हमने लिया है, ये टी का तो उच्चक है और एस का इसे सीमा बिंदु सिद्ध करना है। तो अल्फ़ा टी का उच्चक है और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा है, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है। उच्चक से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती, क्योंकि उच्चक ही सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। उच्चक हम कहते ही उस अपर बाउंड को हैं कि जिससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो। तो अल्फ़ा उच्चक है और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन उच्चक से छोटा है, अतः हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टी का अपर बाउंड नहीं होगा। तो उच्चक से छोटा होने के कारण ये अपर बाउंड नहीं है। अब अपर बाउंड नहीं है तो इसका क्या अर्थ है, वो लिखा है अगली लाइन में। अगर ये अपर बाउंड होता तो ये समुच्चय के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर होता। अगर ये अपर बाउंड होता अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, तो क्या होता, ये बड़ा या बराबर होता टी के सारे अवयवों से, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सभी अवयवों से बड़ा या बराबर तो नहीं है, किसी ना किसी से छोटा भी है। तो इसलिए अपर बाउंड नहीं होने का अर्थ लिखा है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टी का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टी के किसी न किसी अवयव से छोटा है, और वो अवयव हमने मान लिया y1। अगर हम इस बात को रियल लाइन पर देखें तो मान लो अल्फ़ा यहाँ पर है और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इससे छोटा है, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो ये एस के सभी अवयवों टी के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर नहीं होगा, इससे भी बड़ा कोई ना कोई टी का अवयव होगा, और वो अवयव मान लिया हमने y1। अब y1 टी का अवयव है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एस के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं होगा टी का अवयव होने की वजह से। जब y1 टी का अवयव है तो ये एस के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब y1 के लेफ्ट में समुच्चय एस के अनंत अवयव नहीं होंगे, और जब y1 अनंत अवयवों से बड़ा नहीं होगा तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन भी अनंत अवयवों से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब यही नहीं बड़ा है तो ये तो नहीं होगा, ये तो और छोटा है। तो y1 एस के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये टी का अवयव है, और जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, और जब अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में एस के अनंत अवयव नहीं है, सीमित ही अवयव हैं। ये एक बिंदु हमने सिद्ध करके रख लिया। यही बातें यहाँ लिखी हैं। क्योंकि y1 टी का अवयव है, अतः y1 एस के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है, और जब y1 नहीं है तो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन भी एस के अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है, और जब ये अनंत अवयवों से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से छोटे एस के अवयवों की संख्या सीमित है। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में एस के केवल सीमित संख्या में ही अवयव हैं, अनंत नहीं है। ये एक पॉइंट हमने प्रूव करके रख लिया। अब एक और पॉइंट हम प्रूव करें, वो ये है पुनः अल्फ़ा टी का उच्चक है और अल्फ़ा से बड़ा है अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, तो फिर अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन टी का एलिमेंट नहीं होगा। उच्चक से बड़ा कोई भी अवयव समुच्चय में नहीं होता है, क्योंकि उच्चक एक अपर बाउंड भी होता है, और अपर बाउंड से बड़ा कोई भी एलिमेंट समुच्चय में नहीं होता है। तो ये उच्चक से बड़ा होने के कारण टी में नहीं है, और ये जब टी का नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एस के अनंत अवयवों से बड़ा है, क्योंकि टी में अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब वो तभी नहीं है जब वो एस के अनंत अवयवों से बड़ा है। और इसका अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन जब अनंत अवयवों से बड़ा है तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटे एस के अवयवों की संख्या अनंत है। वापस हम उसी रियल लाइन पर इस बात को समझें तो ऐसे है, जो संख्या रेखा हमने बना रखी है, अल्फ़ा यहाँ पर है, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन उससे बड़ा है, और क्योंकि ये समुच्चय टी के सुप्रीमम से बड़ा है तो टी का अवयव नहीं है, और टी का अवयव नहीं है का मतलब इससे ये अनंत अवयवों से बड़ा होगा, यानी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन की बाईं ओर लेफ्ट में एस के अनंत अवयव मौजूद है। ये सेकंड पॉइंट प्रूव किया। पहले पॉइंट में क्या प्रूव किया, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन के लेफ्ट में एस के
अनंत अवयव नहीं हैं। और यहाँ क्या प्रूव हुआ कि अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट में एस के अनंत अवयव हैं। तो अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन के से छोटे अनंत हैं, लेकिन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से छोटे अनंत नहीं हैं। इसका मतलब एस के अनंत अवयव बीच में रह गए। एक बार दोबारा सुने, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटे तो एस के अनंत अवयव हैं, लेकिन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से छोटे अनंत नहीं हैं। इसका मतलब बीच में अनंत अवयव रह गए। तो ये बात सेकंड पॉइंट में हमने प्रूव कर ली। तो अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एस के अनंत अवयवों से बड़ा है, यानी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटे अवयवों की संख्या अनंत है। अब बिंदु संख्या 1 और 2 से ये स्पष्ट हो गया बिंदु संख्या 1 और 2 से स्पष्ट है कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन के मध्य एस के अनंत अवयव विद्यमान हैं, यानी और जो मध्य में है वो इस प्रतिवेश में होंगे, अर्थात अल्फ़ा के स्वेच्छ प्रतिवेश में समुच्च एस के अनंत अवयव विद्यमान हैं। तो हमने ये कन्फर्म किया कि ये जो अल्फ़ा है, जो कि टी का सुप्रीमम था, इसका जो हमने ये स्वेच्छ प्रतिवेश बनाया, इसमें अनंत अवयव समुच्च एस के मौजूद हैं। और एक बार फिर रिपीट कर दें वो कैसे हुआ। अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटे तो अनंत हैं और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से छोटे सीमित हैं। इसका मतलब बीच में अनंत हैं, तो अनंत अवयव विद्यमान है। और इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा एस का सीमा बिंदु है, क्योंकि अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव विद्यमान है। तो अल्फ़ा एस का सीमा बिंदु है, और ये हमें प्रूव करना था कि इस एस का कोई ना कोई सीमा बिंदु है। फलतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो ये बालजानो-वास्टास थ्योरम फॉर सेट्स थी, और इस थ्योरम में जो कुछ प्रूव किया है उसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट के तौर पर, कि समुच्चय अगर हम ये लेते जो कि हमने पहले काफ़ी डिटेल में समझ लिया है, रेसिप्रोकल्स का सेट, तो इसका इस समुच्चय के लिए टी क्या बनेगा, जो एस के अनंत अवयवों से बड़े नहीं हैं वो टी के अवयव होंगे। इधर वाली सभी संख्याएं एस के अनंत अवयवों से बड़े होंगे, तो ये इधर का एलिमेंट कोई भी टी का अवयव नहीं होगा। 0 एस के किसी भी अवयव से बड़ा नहीं है, तो 0 टी का एलिमेंट होगा। और 0 से छोटी कोई भी संख्या एस के किसी भी अवयव से बड़ी नहीं है, तो 0 और 0 से छोटे सारे नंबर ऐसे हैं जो एस के अनंत अवयवों से बड़े नहीं हैं। तो एस के संगत जो टी बनेगा वो ये बनेगा। और ये हमें दिख ही रहा है कि इस समुच्चय का लीस्ट अपर बाउंड 0 है, और 0 इसका सुप्रीमम हो जाएगा। तो इस टी का जो सुप्रीमम है वही एस का सीमा बिंदु होगा, और वो हमने पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में समझ लिया है कि इस समुच्चय का सीमा बिंदु 0 क्या है। तो ये बालजानो-वास्टास थ्योरम में जो बातें प्रूव की गई हैं उसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल बेटर है। तो थैंक्स टू ऑल, आज के लिए इतना ही। इस थ्योरम को आप बार बार पढ़ें, रिपीट करें। इसको समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो भी पढ़ें, उसे देखें, तभी ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। दोनों को साथ में देखना ज़रूरी है, तभी बालजानो-वास्टास थ्योरम कम्प्लीटली समझ में आएगी। 14A उसमें हमने बालजानो-वास्टास थ्योरम से पहले की चीज़ें समझी हैं, और 14B जो ये वीडियो है इसमें हमने बालजानो-वास्टास थ्योरम का प्रूफ किया है। अगेन थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।